आज सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या। हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब कोई लिक्विड बॉयल होना कब स्टार्ट होता है, या हम इसको बॉइलिंग पॉइंट को एक अदर डेफिनेशन भी दे सकते हैं। वो सेकंड डेफिनेशन क्या है कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, राइट, वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। एग्जाम्पल की बात करें, जो आपका वाटर है, वाटर का एट 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 373 केल्विन पे जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, 1.013 बार के इक्वल, जो कि इक्वल है 1 एटमॉस्फेयर के। इसीलिए आपका जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट की बात। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, राइट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जर्नली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी, जब भी आप किसी सॉल्यूशन की बात करते हो जिसमें आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट ज़्यादा होता है। और जो ये डिफरेंस आया ना, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब ये तो पता लग गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब ये डिफरेंस आया क्यों, या बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ क्यों, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेके चलते होते हैं, राइट, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, प्योर सॉल्वेंट। जैसे ही इस प्योर सॉल्वेंट में मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूंगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होते ही जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसको हीट चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, तो ऑब्वियस है बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो ये इंक्रीज आया ना, जो ये डिफरेंस आया आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो थ्योरेटिकल बात होगी। अगर ग्राफिकली हम इसको देखें तो हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें। यहाँ मैं वेपर प्रेशर ले रही हूँ, यहाँ मैं टेम्परेचर, राइट। इस पॉइंट को मैं क्या मान के चलती हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, प्योर सॉल्वेंट की। हमें पता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, वेपर प्रेशर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट के लिए लेके चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करें, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, और इस पॉइंट पे आके ये किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इक्वल हो गया। इस पॉइंट को मैं ए नाम देती हूँ और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, बी। जो ए बी कर्व है वो किस केस के लिए, प्योर सॉल्वेंट के। अब मैं कर्व किसके लिए ड्रॉ करूंगी, सॉल्यूशन के लिए, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन करता है। अब कोई भी सॉल्यूशन है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन करता होता है, उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। तो डेट मीन्स जो कर्व आएगा वो इसके नीचे लाई करेगा, कुछ इस तरीके से। इसको मैंने नाम दिया सी और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया डी। और ये किसके लिए था, आपका सॉल्यूशन के लिए। इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। तो बी, ए बी कर्व में जो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका टेम्परेचर है, इसको ये प्योर के लिए तो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ किससे, टी बी नोट से। और ये जो टेम्परेचर है इसको मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, टी बी से। तो टी बी माइनस टी बी नोट दैट इज इक्वल टू डेल टी बी, और इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज डेट क्लियर। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन को लिखते होते हैं
हम उस एक्सप्रेशन को ड्राइव भी करेंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन को लिख रही हूँ। तो एक्सप्रेशन क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए? जो आपका डेल टी भी है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, राइट? तो डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? के, एक कांस्टेंट, इसको मैं के बी बोल देती हूँ। के बी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जिसको मैं नाम दूंगी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और मैं इसको दूसरा नाम दे सकती हूँ इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट, राइट? और इसको हम प्रोसेस को बोल सकते हैं इब्लियोस्कोपी, EBULLIOS, इब्लियोस्कोपी। कई बार एग्जाम में इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो बेटा जब भी आप केमिस्ट्री में किसी कांस्टेंट की डेफिनेशन को फाइंड आउट करते हो ना, तो उसका एक तरीका होता है कि कांस्टेंट को छोड़ के, और ये जो इक्वेशन में ये चीज़ है, इसको छोड़ के बाकी सब टर्म को आप क्या करते हो, 1 के इक्वल पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? कांस्टेंट की डेफिनेशन। देखो कैसे, मान लो व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, राइट? अब मैं इसको पुट करूँ तो डेल टी बी किसके इक्वल आ गया? के बी के। तो अब क्या होगा? जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या फिर इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। कब? व्हेन मोलैलिटी इज यूनिट, राइट? तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी और 1, ठीक है? 1 मोल पर किलोग्राम, राइट? अब अगर बात करते हैं यूनिट की इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट की, तो क्या होगा? डेल टी बी इज इक्वल्स टू के एम, के बी एम। तो के बी क्या हो गया? डेल टी बी अपॉन में एम। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है आपकी? केल्विन। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है आपकी? मोल पर किलोग्राम। तो क्या लिखो? केल्विन, किलोग्राम ऊपर चला गया, और पर मोल ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब ये जो आपका डेरिवेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, वो कहाँ से आया था? हम इसको डेराइव करते होते हैं। कैसे डेराइव करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रोल्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। और हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, आपका क्या होगा? वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल पी, चेंज इन वेपर प्रेशर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 और 2 को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या मिला कि जो आपका डेल टी पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? x2 के। और x2 आपका क्या होता है? इट इज़ द मोल फ्रैक्शन। अब x2 को हम क्या कर सकते हैं? x2 इज इक्वल्स टू n2 ओवर n1 प्लस n2 पुट करूँ तो डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 ओवर n1 प्लस n2, राइट? अब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा दें, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के n2 ओवर n1 प्लस n2। अब अगर मैं बात करती हूँ किसकी? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड तो n2 इज वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाएगा? n1। तो हम n2 को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई? डेल टी बी इज इक्वल्स टू के n2 ओवर n1। और नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, यही होता है ना? तो डेल टी बी इज इक्वल्स टू के, n2 आपका कितना हो गया? n2 को एज इट इज रख देते हैं, इसकी W1 अपॉन में M1। तो क्या हो गया? डेल टी बी इज इक्वल्स टू के इंटू n2 इंटू में M1 अपॉन में W1, और k मल्टीप्लाई बाई M1 किसके इक्वल हो गया? के बी, राइट? इसको ये भी क्योंकि मोलर मास भी कांस्टेंट है, के बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट आएगा, तो डेल टी बी किसके इक्वल हो गया? के बी
N2 अपॉन में W1। तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सोलवेंट। ये किसके इक्वल होता है, मोलैलिटी के इक्वल। तो हेंस डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैलिटी। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, राइट। हम क्या कर सकते हैं, अगर मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो 1000 से इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, राइट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट उसको मैं किससे डिनोट कर देती हूँ, W1 से। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट, मास ऑफ द सॉल्वेंट डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में N2 लेके चल रहे हैं। तो हम इसको सोल्यूट को किससे मान रहे हैं, N2 से। तो क्या होगा W2 अपॉन में N2 इंटू में 1000 अपॉन में W1। तो मोलर मास क्या होगा, M2 इज इक्वल टू के बी इंटू में W2 इंटू में 1000 अपॉन में W1 इंटू में डेल टी बी। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। और हम कैसे प्रूव करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के। और जो मोलैलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो हम कह सकते हैं कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। हैंस दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। अगेन इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने से पहले बात करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को। अब हमें क्या डिफाइन करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट, राइट, प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। डेट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट भी यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड होता है, वो आपका क्या होगा, वो कुछ लोअर टेम्परेचर पे अक्कर करेगा। वो आपका क्या हो जाएगा, कुछ नीचे वाले टेम्परेचर पे अक्कर करेगा। देखो कैसे, अगर हम ग्राफिकली इसको डिफाइन करते हैं, अगेन हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर। यहाँ वेपर प्रेशर ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर, राइट। तो अब क्या होता है, मैं यहाँ से कोई लेके चलती हूँ, कोई एक कंपोनेंट है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करो तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लेते हैं। अब ये जो बी पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको सॉलिड अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, फिर से स्टेपली क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट के केस में। अब बी जो पॉइंट है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट का जो लिक्विड फेस में वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड फेस में वेपर प्रेशर के। तो ये जो पॉइंट होगा ये किस टेम्परेचर के कोरिस्पोंड होगा, फ्रीजिंग पॉइंट के। तो मैं इसको क्या निकालूँ, डेल टी एफ नॉट लिख सकती हूँ। अब बात करें सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन का अगेन वेपर प्रेशर क्या है, कम है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो कर्व क्या होगा, इसके कुछ बिलो लाई करेगा। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ इस पॉइंट पे यानी कि ई पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो आपका सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन सॉलिड फेज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसको मैं टी एफ से डिनोट करूँ। तो जो डिफरेंस आया ना आपका ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नोट माइनस टी एफ, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अगेन जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, राइट। अगेन हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, वेयर के एफ इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगेन इसकी डेफिनेशन लिखें तो फिर से हम क्या करेंगे, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ और मोलैलिटी को क्या पुट कर देंगे, 1 या फिर यूनिटी। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूनिटी, राइट। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेम होगी, किससे सेम होगी, जो आपकी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के इक्वल है, दैट इज द डेल टी एफ अपॉन एम, यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू के एफ। तो टेम्परेचर की केल्विन और इसकी क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर आ जाएगा, पर मोल आ जाएगी। तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की जो यूनिट है, दीज आर द सेम। इक्वेशन से हमें मोलर मास निकालना हो सोल्यूट का तो हम कैसे निकालेंगे, अगेन पुट करते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सोलवेंट, अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन में W1, तो M2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू के एफ इंटू में W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू में डेल टी एफ। By this we can calculate the molar mass of a solute. अगेन जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो कैसे है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी पे, और मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। हेंस वी कैन से दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, इसकी एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस को बना सकते हैं। एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। देखो कैसे, नॉर्मली जहाँ पे बहुत सर्दी होती है, जहाँ पे जब बहुत स्नोफॉल होता है, तब क्या होता है कि जो कार रेडिएटर होता है उसमें जो वाटर होता है उसमें हम थोड़ा सा इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते होते हैं। वो इसलिए ऐड करते होते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होगा, जो आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, उसको क्या कर देता होता है, कम कर देता होता है, राइट। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम करेगा तो डेट मीन्स जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो आपका एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की तरह काम करता है। एंड अगर समर की बात करें तो समर में भी आप क्या करते हैं, वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करते हैं इन कार। इसका क्या रीज़न है, इसमें क्या करेगा, वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें, जो आइस हो जाती है स्नोफॉल के दौरान, जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है उन एरियाज़ में, तो वहाँ पे क्या होता है कि विंटर में हम क्या करते होते हैं, कॉमन सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड के मिक्सचर को स्कैटर कर देते होते हैं रोड पे, ताकि आइस मेल्ट कर सके। क्यों करते हो, मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है। कम होने की वजह से वो क्या करते हैं, आइस के मेल्ट होने में क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, ठीक है।